क्या आपको भी इंग्लिश का सेक्शन ओपन होते ही क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं जैसे कि हमने देखे हैं, पढ़े हैं, वोकैब के वर्ड्स जो होते हैं वो आपको देखा सा लगता है पर मीनिंग याद नहीं आता, या फिर आपको जो सेंटेंसेस गिवन होते हैं उसमें एरर डिटेक्शन करने के लिए आपको लगता है कि ये ग्रामर का रूल हमने पढ़ा सा है बट आपको रूल याद आ नहीं रहा एग्जैक्टली। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और हाँ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्लस स्टोरी के साथ वोकैब को समझने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम जितने भी वोकैब के वर्ड्स गिवन होते हैं उनका हम सबसे पहले रूट वर्ड देखते हैं। रूट वर्ड देखने से ये होता है कि हमको उस वर्ड का एकदम क्लैरिटी हो जाता है कि इसका रूट क्या है और रूट का मेन मतलब क्या होता है। उससे क्या होता है कि उस रूट से कोई और भी वर्ड आएगा तो आप उसको इजीली पकड़ पाएंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है? पहले स्टेज पर ही आपने वोकैब का आधी चीज़ें सीख ली, ठीक है? उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ताकि अगर जो सेम वर्ड आगे से आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिलता है तो आपको ये भी पता चल सके कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इससे क्या होगा कि आपको वो एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने में आसानी होगी। फिर हम आपको बताते हैं हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग। तो मीनिंग से भी आपको मीनिंग की क्लैरिटी होती है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? देन हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। स्टोरी इसलिए बताया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ से और स्टोरी से रिलेट करके उस वर्ड को अपने दिमाग में अच्छे से रिमेंबर करके रख सकें। देन अगर जो हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करके एक एक चीज़ें दिखाई जाती है हर सेंटेंस में। जैसे कि कोई एक सेंटेंस है तो उसका हम पहले आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी, वर्ड टू वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने का ट्राई करते हैं। देन उसके बाद हम आपको उसमें बताते हैं कि पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। फिर आपको हम ये बताते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको पहचान कर आप उसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे डायरेक्टली बार बार एरर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं क्लासेस में देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आने वाले 2026 का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का या फिर जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं जिसमें कि इंग्लिश आते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये सीरीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं। अगर जो आपने अभी तक लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं या फिर इस लेक्चर से भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी के लेक्चर्स आप बाद में धीरे धीरे करके देख लेना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनियम से। सिनोनियम पूछा गया है हमसे कैलो का, ठीक है? तो ये कैलो जो वर्ड है ना, इसका मैं सबसे पहले आपको रूट वर्ड बताऊंगी। जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन देते टाइम बोला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट वर्ड देखते हैं। ये जो कैलो शब्द है इसका जो ओरिजिन है वो आया है ओल्ड इंग्लिश शब्द से, और वो शब्द क्या है, कैलू। इसका अर्थ क्या होता था, इसका मतलब होता था बेल्ट, गंजा या फिर फेदरलेस, मतलब कि पंख रहित। खासकर छोटे पक्षी के बच्चे के लिए ये वर्ड यूज होता था, ठीक है? तो स्टोरी ऐसी थी कि पुराने समय में जब कोई चूजा, बेबी बर्ड, उसको हम चूजा बोलते हैं, बिना पंख के होता था तो उसे कैलो कहा जाता था। धीरे धीरे इसका अर्थ बन गया अनुभवहीन, अपरिपक्व, मतलब कि जिसके पास अनुभव की कमी हो, जो अभी एकदम नया नया किसी फील्ड में गया हो, ठीक है? कुल मिलाकर मतलब जैसे बिना पंख का चूजा उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनुभवहीन व्यक्ति जीवन में अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है? जैसे कि अभी अगर जो आप पीवाईक्यूज नहीं करते या फिर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े, क्लियरिटी नहीं है आपको, जब क्लियरिटी ही नहीं है तो आप एग्जाम कैसे देंगे? तो वहां के लिए आपके लिए क्या वर्ड यूज होगा, कैलो, ठीक है? कैलो का मतलब कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें आपको अनुभव नहीं है अभी, तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले पीवाईक्यूज और बेसिक्स समझना है, अनुभव लेना है, फिर एग्जाम देने जाना है। ये मैंने आपको आपके जीवन से रिलेट करके बताया, अब आप नहीं भूलेंगे। अब याद रखने के लिए आप कैलो को कच्चा से याद रख सकते हैं, ठीक है? इसको आप ये बर्ड वाली कहानी से ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि कैल ओ, ठीक है? कैलो को मैंने ब्रेक डाउन किया, इसका मतलब कॉल हो गया और इसका मतलब ओ,
तो वो जो बर्ड है जिसके ऊपर फेदर्स नहीं है, जो कि एक चूजा है अभी, वो क्या कर रहा है, बार बार उड़कर और अपनी मम्मा से दूर जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या कर रही है, कॉल कर रही है, कॉल करके बोल रही है, ओ वापस आ, अभी तू क्या है, अनुभवहीन है, चल वापस आ, पहले अनुभव ले फिर उड़ियो। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब क्या होता है, इमेच्योर, लैकिंग ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरीके से आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको भी क्या बुलाया जाएगा, कैलो। क्यों, क्योंकि आपने टीवाईक्यूज नहीं किए, बेसिक्स क्लियर नहीं किया, क्लासेस नहीं लिया, और आप ऐसे ही चले गए एग्जाम देने, ठीक है। तो ये सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, बाकी ऑफेंड किसी को भी नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए हिंदी मीनिंग, अनुभवहीन और अपरिपक्व, डन। सिनोनियम देखिए, सिनोनियम क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि सेम मीनिंग देते हैं। जैसे कि इनएक्सपीरियंस्ड, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। इमेच्योर, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी कैलो होते हैं क्योंकि वो इमेच्योर होते हैं। नेवी, नोविस, न्यू, नूब, इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ बता देती हूँ, ठीक है। ये जो नोवस, नोव या फिर न्यू होता है ना, इसका मतलब होता है नया, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको ये रूट वर्ड दिख जाए, नोव, नियो, नोवस, ये रूट वर्ड होता है, और जहाँ पर भी ये दिख जाए इसका मतलब आप साफ समझ लेना कि नया। नया मतलब कि एकदम ही बिगनर है वो इंसान, एकदम नया है। जैसे कि अभी आपका जॉब लगेगा और अगर जो आप जाते हैं जॉब करने, तो वहाँ के लिए आप एकदम नए हैं, आपको कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम जॉब करने अगर आप जा रहे हैं तो आप नए हैं, बिगनर हैं, आपको सारी चीज़ें शुरू से सीखनी पड़ेगी, अभी आप अनुभवहीन हैं, उस जॉब के लिए अभी आप इमेच्योर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद धीरे धीरे काम सीखने के बाद आप क्या हो जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी नोव, नियो दिख जाए इसका मतलब नया, ओके। यहाँ पर देखिए न्यू बीस, ये भी क्या है, अभी अनुभवहीन, नूब। और कई सारे बच्चे जो पबजी खेलते थे या खेलते होंगे उनको पता होगा कि नूब उसमें किसको बोला जाता है, जो प्लेयर एकदम ही इनएक्सपीरियंस तरीके से खेलता है उसको क्या बोलते हैं, नूब, नूब होता है वो। तो यहाँ से आपको पता चला ये सारे वर्ड्स का मतलब। नोविस का मतलब भी क्या है, एकदम नया, इनएक्सपीरियंस्ड। नेवी, नेवी का मतलब भी एकदम नया, ठीक है। अब देखिए ग्रीन, ग्रीन का मतलब जैसे कि ग्रीन पत्तियां अभी अभी निकली हो, तो वो क्या है, अभी एकदम ही नई है, बिगनर है, ठीक है। इन एक्सपर्ट, जो अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ है, अभी जो नया नया ज्वाइनिंग किया होगा वो क्या ही एक्सपर्ट होगा। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन, ये सारे क्या हो गए, नया। अप्रेंटिस का मतलब भी क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जो कि ऐप में देख देख कर रेंट दे रहा है, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता, इतना ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है कि उसको रेंट का भी कुछ नहीं पता। ऐप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर अप्रेंटिस तो एक कोर्स भी होता है, हाँ, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। बिगनर, मैंने अभी आपको बताया ना, जॉब करने गया तो एकदम बिगनर था, ओके। ऑकवर्ड, अब आप एकदम बिगनर है तो आपको फील क्या होगा, वहाँ पर जाने के बाद ऑकवर्ड थोड़े दिनों तक फील होता है, ठीक है, जब तक आप इनएक्सपीरियंस्ड रहते हैं तब तक, तो ये भी याद हो सकता है। और आप फिर क्या करते हैं, ट्रायो, बार बार ट्राई करते हैं कि अब मुझे एक्सपीरियंस्ड बनना ही है, लेकिन जब आप ट्राई कर रहे होते हैं तो आप तब तक क्या होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। डेबलर, डेबलर का मतलब भी क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड। अब क्या है, आप जाते हैं वहाँ पर तो लोग आपको डब्बा डब्बा करके बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्योंकि अभी इसको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, ओके, तो इसलिए डेबलर। अब यहाँ पर देखिए ये नियोफाइट है, मैंने आपको बोला नियो दिख जाए नया, नया नया इंसान क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है। रुकी, रुकी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो अपनी लाइफ में रुक जाता है उसको एक्सपीरियंस की क्या हो जाती है, कमी, तो वो हो जाता है इनएक्सपीरियंस। इसीलिए भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ो, डेली थोड़ा कम पढ़ो लेकिन पढ़ो, और धीरे धीरे आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, रुक गए तो आप क्या हो जाएंगे, इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो रुकी का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड। इनएप्ट, इनएप्ट को आप याद रख सकते हैं, इनएक्सपीरियंस। प्रोसेलाइट, प्रोसेलाइट, इसको थोड़ा आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। अब इनजेनुअस और इनजीनियस में अंतर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, इनजेनुअस, ठीक है। अब आपको नू दिख जाए, तो नू दिख जाए तो वहां पर आपको न्यू समझकर उसको इनएक्सपीरियंस्ड मान लेना है, ठीक है। जब आपको इनजेनियस दिख जाए, एन आई दिख जाए, तो यहाँ पर आपको क्या मानना है, इनजीनियस, जीनियस है वो, ठीक है।
तो वो एक्सपीरियंस्ड है। ओके, इंजेनुअस और इंजीनियस में अंतर पता चला आपको। इंजेनुअस NU मतलब न्यू, NI मतलब जीनियस मतलब कि एक्सपीरियंस्ड। आर्मेचर, जो नया नया इनएक्सपीरियंस्ड इंसान होता है ना, तो वो क्या बोलेगा आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो तो करना ही क्या आपको, जाकर बस आर्म फैलाकर और चेयर पर बैठ जाना है। ठीक है, आर्म में चेयर पर बैठ जाना है, आपको करना ही क्या है। ठीक है, तो ये थॉट किसका होता है, इनएक्सपीरियंस्ड इंसान का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स को क्लैरिटी मिल गई हो। ठीक है, अब हम इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड या फिर अनुभवहीन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनुभवी। ओके, इनएक्सपीरियंस्ड का एक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर का मेच्योर, डैबलर का वाइस, सीजनड, इनएक्सपर्ट का एक्सपर्ट, इनएप्ट का अडेप्ट, डेफ्ट, एप्ट मतलब कि जिसमें ई के बाद पीटी, EFT, EPT ये जितने भी दिख जाएंगे ना आपको याद रखना है कि एक्सपर्ट इंसान के लिए यूज होते हैं। मास्ट्रोस, अब वो क्या है, पहले जब वो नया नया जॉब करने गया था या फिर आप गए थे तब आप थे डैबलर, इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, आर्मेचर, प्रोसेलाइट, लेकिन अब आप क्या हो गए हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, मास्ट्रो हो गए हैं मतलब कि मास्टर्स हो गए हैं उसमें आप, मेच्योर हो गए हैं, सीजनड हो गए हैं। ठीक है, अब कोई भी काम किसी भी सीजन में मिले आप यूं करके रख देंगे। एक्यूमैन मतलब कि एक ही मिनट में कर देते हैं, जैसे कि आप याद रखने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ, एक्यूमैन मतलब कि 1 मिनट, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि 1 मिनट में ही काम को कर देते हैं, एक्यूमैन। वर्स्ट मतलब कि वर्सेटाइल हो गए। डेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। सेवेंट, स्किलफुल, प्रो एफिशिएंट, एफिशिएंट, ये सारी चीजें एक्सपर्ट इंसान के लिए यूज होती है। कॉम्पिटेंट, एग हेडेड, एड्रोइट, डोएन, एफिशिएंटो, तो इसको आप याद रख सकते हैं एफिशिएंट और प्रो एफिशिएंट से, तो ये तीनों एक साथ याद रह सकती हैं आपको। स्किलफुल का मतलब भी एक्सपीरियंस्ड होता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग हेडेड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, एड्रोइट में आएगा और डेक्सटीरियस में आएगा। ठीक है, लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया है कि वो अपने डेस्क पर बैठे बैठे ही सारे काम निपटा देता है। ठीक है, मेल का मतलब यहाँ पर होता है, ये जो MAL है ना, LAL, तो इसका मतलब होता है बेड, और ये एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल। ओके, तो यहाँ मेल एड्रॉइड का मतलब कि खराब स्किल, यहाँ पर एड्रॉइड है, एड्रॉइड का मतलब कि स्किलफुल। अब आपको याद इसको ऐसे रखना है कि एड्रोइट, आपने किसी को बोला ए ड्रॉ इट नाउ, तो उसने क्या किया, तुरंत ड्रॉ करके दिखा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एड्रॉइड बोलेंगे। कुल मिलाकर ये कि जो कोई चीज को स्किलफुली कर ले और उसको हम क्या बोलेंगे, एड्रॉइड बोलेंगे। यहाँ पर आपको सिनोनियम पूछा गया था कैलो का, और ये जो कैलो का मतलब मैंने आपको बताया था, ये आया था कैलू से, जिसका मतलब क्या था, अनुभवहीन। तो अब हमें इसका सिनोनियम बताना है। वाइस तो होगा नहीं, वाइस क्या होता है, समझदार होता है। मेच्योर क्या होता है, मेच्योर होता है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, हमको चाहिए जिसको एक्सपीरियंस ना हो, तो वो कौन होगा, इनएक्सपीरियंस्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटोनियम से। एंटोनियम पूछा गया है प्लेकेट्री का। प्लेकेट्री का रूट वर्ड और बाकी सारी चीजें बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो रूट यूज हुआ है ना, वो है प्लैक। प्लैक का मतलब होता है शांत। ठीक है, अब हम आगे बाकी की चीजें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लेकेट्री आया है प्लेकेयर्स से। ठीक है, लैटिन वर्ड होता है, लैटिन रूट होता है प्लेकेयर्स, जो कि होता है प्लैक, जिसका मतलब होता है टू प्लीज, टू काम, मतलब कि शांत करना या फिर प्रसन्न करना। ठीक है, प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। प्लेसिबो का मतलब होता है संतुष्ट करने वाली दवा। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी प्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है, और यहाँ पर भी ब्लैक है, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्लैक का मतलब होता है शांत।
और इन सब में शांत, संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट आपको दिख गया। तो यहाँ पर आपने रूट वर्ड समझ लिया कि जहाँ कहीं भी आपको प्लेक दिखे उसका मतलब शांति या फिर संतुष्टि से ही होगा। अब ये जो प्लेकेटरी है ये क्या है? एडजेक्टिव है एक। इंग्लिश में मीनिंग होगा इंटेंड टू काम और अपीज समवन, शांत करने वाला या फिर मनाने वाला। अब सिनोनियम देखिए, पैक, या तो आपको प्लेक दिखे या फिर आपको पैक दिखे, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? शांत। तो पैकिफाइंग, शांत करना। सूदिंग, सूदिंग का मतलब शांत। कंसीलिएटरी, इसका मतलब क्या होता है? शांत करना। अपीजिंग, प्लीजिंग, अपीजिंग, प्लीज, ईज, अपीज, मतलब कि इसमें आप देखिए ये PEAS, PLEAS, EAS, EAS, जहां कहीं भी आपको EASE दिखे इसका मतलब भी क्या होता है? शांत। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि प्लैक, पैक, ईज, ये सारी चीजों का मतलब शांत होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंसील, कंसील का मतलब भी शांत होता है। ट्रैंकुलाइज, तो ट्रैंकुलाइज क्या? डॉक्टर मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज्यादा चोट लगाई किसी को, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा है, तो आता है डॉक्टर, वो क्या देता है? ट्रैंकुलाइजर देता है। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? एक दवा होती है जिसको लगाते ही इंसान थोड़ा शांत हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर। तो ट्रैंकुलाइज से आप याद रख सकते हैं। एले, रिलीव, फेवरेबल। अब जब सारी चीजें आपके फेवर में होंगी तो आप क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो रो रहा है, तो उसको उसकी मम्मी क्या बोलेगी? ये ले, लेकिन शांत हो जा। ठीक है, ये ले। रिलीफ का मतलब भी, हम जब कुछ काम बहुत हार्ड करते हैं उसके बाद हम बोलते हैं ना, काम खत्म होने के बाद कि रिलीफ मिला, मतलब कि शांति मिली। लल, लल का मतलब भी शांत। लल को आप याद रख सकते हैं, जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है तो उसको गोदी में लेकर उसकी मम्मी क्या करती है? लल्ला लल्ला लोरी कर, लोरी सुनाती है, और लोरी सुनकर वो क्या करता है? सो जाता है, शांत हो जाता है, चिल्लाना बंद कर देता है। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? शांत। सेडेट, सेडेट का मतलब भी शांत कर देना। एसुएज, एसुएज का मतलब भी क्या है? शांत। जब कोई बहुत बेचैन रहता है, मान लीजिए कि जब तक आप रोते नहीं हैं तब तक आपको एक अंदर से चिड़चिड़ापन और अशांति फील होती है, लेकिन आप थोड़ा सा रो लेते हैं, आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, उसके बाद आप क्या हो जाते हैं? थोड़ी देर बाद शांति मिलती है आपको। देन मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब किसी चीज का समाधान निकालना। ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं, उसको मिटिगेट कर देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलती है? शांति मिलती है। मिटिगेट का मतलब कुछ चीज को सॉल्व कर लेना। ठीक है, पहले जमाने के जो घर होते थे ना, मिट्टी के होते थे, उसके गेट भी मिट्टी के होते थे, तो अगर आप उसके अंदर जाते थे ना तो वहां पर अलग ही ठंडक और शांति का अनुभव होता था। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मिट्टी का गेट जिसके अंदर हम गए और हमको मिली शांति। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब कि आपने अपने हाथ में मौली बांधी, रेड कलर की मौली आती है ना, जो कि क्या होती है? उसको हमें 14 डेज पर चेंज करना होता है। उसमें क्या होता है कि मौली को हम बांधते हैं तो हमारी नेगेटिविटी सारी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर हम नेक्स्ट 14 डेज में चेंज करते हैं, तो फिर से दोबारा नया मौली बांधते हैं। तो क्या करती है मौली जो होती है, वो हमारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी हमको क्या करते हैं? शांत कर देती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मॉलिफाई मतलब कि मौली बांधने से हमें क्या मिली? शांति मिली। पैलीएट, प्रॉपर्टी एट मतलब एलिविएट, इन सब के पीछे क्या है? एट, एट, एट। ठीक है, एट का मतलब खाना। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको ये रहता है कि कहीं पर भी फंक्शंस में गए तो पहले मैं खाऊं, पहले मैं खाऊं, पहले मैं खाऊं करके, तो वो उनको खिला दो तो वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मिल जाती है तो शांत हो जाते हैं। एलिविएट, अब एलिवेटर में पहली बार गए तो उनको क्या मिली? शांति मिली, सुकून मिला। हमने यहाँ पर क्या देखे? सिनोनियम्स देखे। ठीक है, ये सारे क्या है? इसके सिनोनियम है। अब हम देखेंगे एंटोनियम। अब इसका मतलब शांत था, तो इसका अपोजिट क्या होगा? उग्र होगा, क्रोध होगा, क्रोध से रिलेटेड होंगी चीजें मैक्सिमम। एग्रीवेटिंग, एग्रीवेटिंग का मतलब होता है एग्रेसिव। ठीक है, तो गुस्से वाला। अब आपने यहाँ पर एक चीज देखा कि अभी मैंने एग हेडेड कराया था,
अब यहाँ पर एग ऑन आ गया। एग हेड का मतलब था एक्सपीरियंस्ड। एग ऑन का मतलब क्या है? गुस्सा। ठीक है, एग को आपने जैसे ही आग पे रखा तो एग को क्या आया? एग ऑन हो गया, उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, गोड। अब कोई GOAD लिखे, गोड की स्पेलिंग, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो ये गोड देखते ही आपको गुस्सा आ जाना चाहिए। ये गोड देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका मतलब गुस्सा होता है। ठीक है, इन फ्लेम, फ्लेम का मतलब आग, और फ्लेम के अंदर तो मतलब कि गुस्सा। अबेट, अबेट का मतलब भी क्या है? गुस्सा है। काइंडल, काइंडल का मतलब क्रोधित। काइंड का मतलब शांत, लेकिन काइंडल का मतलब होता है क्रोध। इग्नाइट, इग्नाइट भी क्या होता है? इग्नाइट, इग्निशियस रोक जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या होती है? गर्म होती है। उससे आप याद रख सकते हैं कि इग्नाइट भी क्या होगा? गर्म, मतलब गुस्से से रिलेटेड कुछ। प्रोवोकिंग, किसी को उकसाना, तो ये भी क्या होता है? किसी को गुस्सा दिलाना। स्टिर, स्टिर का मतलब जैसे कि स्टीयरिंग करना, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते रहते हैं ना, तो किसी को इतना ज्यादा स्टिर कर देना कि उसे गुस्सा आ जाए। इन सेंस मतलब कि सेंस से बाहर चला जाए, गुस्से में। आउटरेज, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जहां पर आपको रेज और रेस दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? गुस्से के रिगार्डिंग ही कुछ होगा। जैसे कि एनरेज, आउटरेज, ये क्या है? गुस्सा। ठीक है, अब देखिए इरिटेटिंग। अब कोई किसी को इरिटेट करता है तो सामने वाले को गुस्सा ही आएगा। इरिटेटिंग है, ये गुस्सा दिलाता है बस, है ना। उसके बाद अराउज, अराउज का मतलब उठना, गुस्सा, गुस्सा उठना। ठीक है, इनफ्यूरिएट, फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्यूरी का मतलब होता है आग। फर्मेंट, फर्मेंट होता है तो ऐसे फोमेंट हो जाता है, तो फर्मेंट हो गया, फोमेंट हो गया, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं? गुस्से से रिलेटेड है। और एस भी कहीं आ जाए तो वो भी गुस्से से रिलेटेड ही होता है। जैसे कि एक्स एसरबेट, एक्सा सेपरेट, एक्स से अगर कोई सेपरेट हो जाता है तो उसको क्या आता है? गुस्सा आता है। ऑफेंसिव, गुस्सा दिलाने वाली चीज़, किसी को ऑफेंस हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सा ऐसा वर्ड यूज़ किया या कुछ ऐसा बाय मिस्टेक बोल दिया जिससे कि आप लोग क्या हो जाएंगे? ऑफेंस हो जाएंगे। ऑफेंड नहीं होना, मैं बार बार बोलती हूँ ना कि मैं जो चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, तो आपको ऑफेंड नहीं होना है, मतलब कि गुस्सा नहीं होना है। ठीक है, ये तो मैं हर क्लास में बोलती रहती हूँ, तो आप इसको तो याद रख ही सकते हैं कि ऑफेंस क्या होता है। ठीक है, इनसाइटिगेट, इनसेंस और इनसाइट, इन सब का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। क्या है कि दो दोस्त थे, दोनों दोस्त के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। एक का नाम राहुल था, एक का नाम अमित था। राहुल ने प्लेकेटरी टोन में बात की ताकि माहौल शांत रहे। प्लेकेटरी मतलब कि शांति से बात की। ठीक है, लेकिन अमित ने गुस्से में और एग्रेवेटिंग, ऑफेंसिव वे में बात की, जिससे कि झगड़ा क्या हुआ? बढ़ गया। तो यहाँ पर आपने प्लेकेटरी और एग्रीवेटिंग दोनों के वर्ड्स के मतलब जाने। ठीक है, तो ये कहानी बस छोटी सी थी, बाकी मैंने डिटेल में आपको एंटोनियम सिनोनियम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, शांत का एंटोनियम क्या होगा? क्रोध से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर कंसीलिएटरी, कंसीलिएटरी का मतलब मैंने बोला था कि शांत, काम डाउन। ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ये प्लेकेट, मैंने आपको बोला क्या कि प्लैक हो या फिर पैक हो, इसका मतलब क्या होता है? शांत। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सिनोनियम है। सूदिंग भी शांति से है तो ये भी सिनोनियम होगा, ये भी नहीं होगा। एग्रीवेटिंग ही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एग्रीवेटिंग का मतलब होता है एग्रेसिव, क्रोधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ईडियम से, जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने ट्राई किया है कि हर एक ईडियम जो इसका एंशिएंट स्टोरी है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है ना, उस स्टोरी को ही आपको बता दूँ, जिससे ये होगा कि ना तो कोई लर्न करने की झंझट होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई कन्फ्यूज़न होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जब कभी भी सेम ईडियम दिख जाए, ऑप्शंस देखते ही आपको करेक्ट आंसर दिख जाए। ईडियम यहाँ पर पूछा गया है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कि गर्म ठंडा ब्लो करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू फ्रीक्वेंटली चेंज वंस ओपिनियन। वो इंसान जो बार बार अपने ओपिनियंस जो होता है ना उसको बदलता रहता है, अपने एटीट्यूड को चेंज करता है, अपने फीलिंग्स को चेंज करता है। ठीक है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका जो ओपिनियन है वो क्या हो रहा है, कभी बोलता है कि मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना है, कभी बोलता है नहीं करना है, मतलब कि बार-बार ओपिनियन में फ्लक्चुएट होता है ना जिस टाइम पर, उसी को हम बोलते हैं ब्लो, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है? एक ओपिनियन ना रहना, बार-बार फ्लक्चुएट करना। ठीक है? तो क्या है कि मीनिंग हिंदी में बार-बार अपना विचार या मूड बदलना, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लो, हॉट एंड कोल्ड। बहुत पुराने समय की बात है, एक आदमी और एक आदिवासी दोनों दोस्त बने। ठीक है? सर्दियों का मौसम था, आदमी अपने हाथों पर फूंक मारता है। अब आदिवासी पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोलता है, मैं अपने हाथ गर्म कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वह गर्म सूप पीने बैठा आदमी। ठीक है? तो सूप बहुत गर्म था, तो उसने फिर फूंक मारा। ठीक है? अब वो किस लिए फूंक मार रहा था? ताकि सूप ठंडा हो जाए। अब क्या हुआ कि जो आदिवासी था, उसने उसको पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि फूंक मार रहा हूँ जिससे कि सूप ठंडा हो जाए। अब क्या हुआ, आदिवासी हो गया गुस्सा। वो बोलता है कि तुम एक ही मुंह से चीजों को गर्म भी करते हो और ठंडा भी करते हो, मैं ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। और वह आदिवासी उसको छोड़कर चला गया। अब इसकी सीख ये है कि जो व्यक्ति कभी ऐसा बोलता है, कभी वैसा बोलता है, कभी समर्थन करता है, कभी विरोध करता है, उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। ठीक है? तो ब्लू एंड कोल्ड का मतलब होता है बार बार अपना रुख बदलना या फिर बार बार अपने विचारों को बदलना। इस इडियम के सिमिलर मीनिंग वाले जो इडियम्स हैं वो भी यहाँ पर हमने क्या किए हैं, अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, चॉप एंड चेंज, मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज ओपिनियन एंड डिसीजन, बार बार फैसला बदलने वाले को हम क्या बोलते हैं, चॉप एंड चेंज। फिर सेकंड है सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब भी क्या है, अवॉइड टेकिंग अ क्लियर डिसीजन, वो इंसान जो अपना डिसीजन क्लियर नहीं ले सकता उसको हम क्या बोलते हैं, सिट ऑन फेंस। रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट बोथ साइड अपॉर्चुनिस्टिकली, मतलब कि अपॉर्चुनिटी के अनुसार दोनों तरफ सपोर्ट करना। ठीक है? दोनों तरफ साथ देना। अगर जो इधर अपॉर्चुनिटी दिखे, मान लीजिए दो पार्टी है, तो जिधर अपॉर्चुनिटी दिखा उसी का सपोर्ट करने लगा, मतलब कि उसका भी राय क्या है, बदलते रहता है। फिर है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप का मतलब भी है कि सडन चेंज ऑफ ओपिनियन, अचानक राय बदलना। तो इन सारे का मतलब होता है कि बार बार राय बदलना। ये जितने भी इडियम्स है ना, इनके मतलब होंगे कि स्थिर। ठीक है? जैसे कि फर्स्ट देखिए, स्टिक टू वंस गन, मतलब रिमेन फर्म इन योर डिसीजन, जो आपने डिसीजन लिया उस पर एकदम स्टिक है। ठीक है? जैसे कि अपने फैसले पर अडिग रहना। सेकंड है स्टैंड वंस ग्राउंड, रिफ्यूज टू चेंज योर पोजीशन, या फिर अपनी जगह पर अड़े रहना। ठीक है? स्थिर रहना, आपने जो एक बार डिसीजन ले लिया वो ले लिया, मतलब कि आपको एसएससी का प्रिपरेशन करना है, एसएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो करना है। ठीक है? अब फ्लक्चुएट नहीं होना है कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा, ये प्लानिंग किया था कि ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक पढ़ा और उसके बाद ये कल पढ़ूंगा, ऐसे कर दिया। ठीक है? तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, जितना प्लान उतना ही बनाओ जितना कि काम आप कर पाओ, तो वो क्या होगा, स्थिर होगा। और जितना प्लान बना लो उतना करके दिखाओ। डन। होल्ड फॉर्म, मतलब कि स्टे स्टडी और डिटरमिन्ड, दृढ़ रहना एकदम। आपको भी एसएससी का एग्जाम क्रैक करना ही है, आपको भी एकदम दृढ़ रहना है। सेट इन वंस वे, इसका मतलब क्या है, नो विलिंग टू चेंज ओपिनियन, अपने विचार पर अड़े रहना। ठीक है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ब्लो, हॉट एंड कोल्ड, मतलब कि बार बार अपने विचारों को बदलना। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, टू रिमेन कंसिस्टेंट इन बिहेवियर, ये तो स्थिर वाला हो गया, ये तो होगा नहीं। टू एंजॉय बोथ सक्सेस एंड फेलियर, मतलब कि आप सफलता और असफलता दोनों को एंजॉय करोगे, ऐसा तो कोई सेंस नहीं जा रहा। टू टॉक बोस्टफुली का मतलब, बोस्टफुली का मतलब होता है घमंड से या फिर गर्व से, तो घमंड या गर्व से बात करना, ऐसा भी कोई सेंस नहीं है इसका। फिर है टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रिक्वेंटली, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि बार बार अपने ओपिनियंस को बदलते रहना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी हमसे पूछा गया है एंटोनियम, और एंटोनियम पूछा गया है फुल सम का। अब इसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूट वर्ड। अब तक तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि
जब कभी भी कोई वर्ड मिलता है तो हम सबसे पहले उसका रूट वर्ड देखते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद उसका मीनिंग देखते हैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में, फिर सिनोनियम एंटोनियम देखते हैं और फिर स्टोरी देखते हैं। बस इतने सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन ये स्टेप्स थोड़े से आपको लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है 100%। एक बार अगर जो इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं ना, जब भी एग्ज़ाम में वर्ड को देखेंगे तो आपको याद भी आएगा और उसका सॉल्यूशन भी याद आएगा। जैसा कि अभी क्या होता है, आप ऊपर-ऊपर से पढ़कर चले जाते हैं। फिर जब वो वर्ड आता है एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा लगता है कि ये वर्ड देखा-देखा सा है। इनमें से कोई मीनिंग भी मैच हो रहा है, लेकिन क्या होता है, एग्ज़ैक्ट आप पता नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। फिर आप एलिमिनेट करना चालू करते हैं और फिर गलत आंसर पर टिक करके आ जाते हैं। हाँ, एलिमिनेशन मेथड काम करता है, लेकिन तब काम करता है जब आपको सारे वर्ड्स के मतलब पता हो। अगर मान लीजिए फुल सम गिवन है, इसका मतलब ही नहीं पता आपको, तो इसलिए सबसे पहले मतलब जानना, बेसिक क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? एलिमिनेट भी मैं आपको करना सिखाऊँगी। अब तक तो मैं आपको ऐसे ही करा रही हूँ। पहले क्या करती हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। फिर जब लास्ट में हम आंसर मार्क करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब ये है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये, ऐसे करके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कराकर जो रियल में आंसर होता है वही मार्क कराती हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो बेसिक लेवल से सॉल्यूशन, और दूसरी चीज़ ये कि एलिमिनेशन मेथड का तरीका भी। ओके? तो यहाँ पर गिवन था आपको फुल सम। फुल सम में ये जो फुल आया ना, इसका मतलब पुराने इंग्लिश के अर्थ के आधार पर और आज के भी आधार पर यही है कि फुल का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। ठीक है? और फुल सम का मतलब होता है फुल टू एक्सीड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ। ओके? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, ये है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग देखते हैं तो इंग्लिश में है एक्सेसिव, ओवरली फ्लैटरिंग, इनसिंसियर प्रेज्ड, अत्यधिक, चापलूसी से भरा हुआ, फ्लैटरिंग, ओवरलाइंग फ्लैटरिंग, चापलूसी से भरा हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा। ओके, अब आप यहाँ पर सिनोनियम्स देखिए, जैसे कि एक्सेसिव ज़्यादा होता है, ओवरडन, ओवर मतलब जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा कर दिया, ओवरडन, लेविश, लश, लग्जरियंट, एम्पल, एम्पल का मतलब भी आप एप्पल से याद रख सकते हैं, उतना ज़्यादा एप्पल खा लिया जो ज़रूरत से ज़्यादा था, एम्पल। ठीक है? बॉन्टीफुल, प्लेंटीफुल, ये इन सब के पीछे फुल है, फुल। ठीक है? बाल्टी भरकर, बॉन्टी बाल्टी, प्लेंटी प्लेट भरकर, मतलब कि इतना प्लेट भरने से भी ज़्यादा, ओवर हो गया। जब किसी चीज़ में एक्सेसिव का सेंस आए तो वो सारा क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा। जैसे कि अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भी होता है ज़रूरत से ज़्यादा। रिडंडेंट, अबंडेंट, रिडंडेंट, ये दोनों सेम राइम कर रहे हैं। आप याद रख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, एक्सेसिव होगा। सरफिट, सरप्लस। ओके? रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब भी होता है ज़्यादा, एक्सेसिव। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अबंडेंट। ठीक है? कुछ-कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े मुश्किल हैं, जैसे कि मल्टीट्यूड जो है, मल्टीट्यूड का मतलब भी क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है? मल्टी, मल्टी का मतलब भी एक से ज़्यादा। ओके? मायरेड, प्लेथोरा, एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब ज़्यादा, डिडल्ज, प्रोफ्यूज, ऑप्यूलेंट, मायरेड। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं उसके सिनोनियम है, किसके, एक्सेसिव के। थोड़े से आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी भी हैं कुछ-कुछ वर्ड्स, और कुछ-कुछ वर्ड्स तो एकदम ईज़ी हैं, जो कि आप डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एडिक्वेट मात्रा में, ज़रूरत से ज़्यादा, अबंडेंट, रिडंडेंट, बॉन्टीफुल, प्लेंटीफुल, ये सारे। अब इसका एंटोनियम देखिए, एंटोनियम क्या है, सिंसियर, मॉडरेट, जेन्युइन, रीस्टेन। ठीक है? ये सारे का मतलब होता है कम, सकता है डी अर्थ मतलब बिल्कुल ख़त्म, स्कैंटी एकदम ही ख़त्म, लैक, शॉर्टेज, डिप्राइव। ठीक है? ये सारे क्या है, इसके एंटोनियम है। पिटी, पैल्ट्री, मर्ज, डेफिशिएंट, डिवॉइड, स्पार्स, पॉसिटी, ये सारे एक्सेसिव के एंटोनियम्स हैं। मतलब कि अगर एक्सेसिव का मतलब हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है लैक, शॉर्टेज मतलब बिल्कुल ही ख़त्म।
या फिर मॉडरेट मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फुलसम का एंटोनियम पूछा था और आपको पता चल गया फुलसम का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। यहाँ पर लेविश, लेविश, लश, लग्जरी, इन सब का मतलब भी होता है भरपूर मात्रा में। एक्सेसिव का मतलब भी भरपूर मात्रा में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओवरडन का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। सिंसियर का मतलब होता है कि सिंसियर वे में, कम मात्रा में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हमें बताना है ऑफ बॉडी पोजीशन सेंस। बॉडी पोजीशन को जो सेंस करने का क्षमता होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन होता है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द बॉडीज एबिलिटी टू सेंस इट्स ओन पोजीशन एंड मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि जॉइंट है तो यहाँ पर सेंसिंग होता है पोजीशन, मसल फीलिंग मूवमेंट, ब्रेन सेंडिंग सिग्नल, तो ये सारी चीजें मिलाकर बॉडी को मिलता है अवेयरनेस, और नोइंग विदाउट लुकिंग, उसको सेंस करके पता करने को बोला जाता है प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये जो प्रोप्रियोसेप्शन वर्ड है, प्रोप्रियो यहाँ तक, तो ये है प्रोप्रियस, जिसका मतलब होता है वंस ओन, मतलब कि अपना, ठीक है। उसके बाद ये जो सेप्शन है ये बना है कैपेर से। कैपेर का मतलब होता है टू टेक, ग्रैस्प मतलब कि पकड़ना या फिर समझना। अब इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बनता है प्रोप्रियोसेप्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब हो गया कि वंस ओन परसेप्शन, मतलब अपने शरीर की अनुभूति। इजी ट्रिक ये है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रो प्लेयर नोज हिज बॉडीज पोजीशन, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो स्पेलिंग क्या होती है इसकी, प्रो, PRO, प्रियो, PRIO, सेप्शन, CEPTION, ओके। ये होता है नाउन। इंग्लिश में मीनिंग होता है द सेंस डेट अलाउ यू टू नो द पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट विदाउट लुकिंग एट देम, मतलब कि आपके बॉडी पार्ट पर बिना देखे अगर जो आप सेंस कर पा रहे हैं मूवमेंट और पोजीशन, तो उसी को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। और हिंदी में बोला जा सकता है कि शरीर के अंगों की स्थिति और गति का बोध बिना देखे महसूस करने को बोला जाता है। डन। अब आपको ये चीज एकदम डिटेल में समझ आ चुकी है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं और वहां पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पहला वर्ड था प्रो, तो देखिए यहाँ भी है प्रो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में प्रो है, ठीक है। फिर था प्रियो, PRIO, यहाँ पर R नहीं है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर PRIO है, यहाँ पर भी PRIO है। अब देखिए सेप्शन, CEPTION, तो यहाँ पर देखिए जेड आ गया, रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर R नहीं है इसलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ जेड आ गया इसलिए रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए C होना चाहिए लेकिन S आ गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और यही होगा करेक्ट क्योंकि यहाँ पर सेप्शन है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 6 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। यहाँ पर बोला गया है अ स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी येट मे बी ट्रू, उस सेंटेंस को क्या बोला जाता है। ये जितने भी ऑप्शंस है इन सब के बारे में देख लेते हैं। पहला था एक्सियोम। एक्सियोम क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ एविडेंट, स्वयं सिद्धांत सत्य। इसका रूट क्या है, एक्सियोस। एक्सियोस का मतलब होता है वर्थित या फिट, मतलब कि योग्य। अब एक्सियोम क्या है, अ स्टेटमेंट कंसिडर्ड वर्थिट ऑफ एक्सेप्टेंस विदाउट प्रूफ। एक्सियोम जो है वो स्टेटमेंट है जो कि कंसिडर्ड किया जाता है योग्य बिना किसी प्रूफ के। बिना किसी प्रूफ के हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट, वो स्टेटमेंट को हम एक्सियोम बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैक्सिम। मैक्सिम भी क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, मोरल सेइंग या प्रिंसिपल, मतलब नीति वचन। अब ये आया है मैक्सिमस, रूट वर्ड है इसका मैक्सिमस, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो मैक्सिमम क्या होगा, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब कि सबसे बड़ा प्रिंसिपल या फिर रूल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिम। फिर नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी नाउन है
और इसका मतलब होता है अपरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू सेंटेंस। रूट क्या है? पैरा। पैरा का मतलब होता है विपरीत, कॉन्ट्ररी या फिर बियॉन्ड। ठीक है। डॉक्स, तो डॉक्सा का मतलब होता है ओपिनियन, बिलीफ या फिर मत। अब ये पूरा मिलाकर पैराडॉक्स बनता है, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी टू कॉमन बिलीफ। ठीक है। तो पैराडॉक्स क्या है? वो स्टेटमेंट है जो कि अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है लेकिन ट्रू स्टेटमेंट होता है। ओके। अब देखिए आयरनी। आयरनी क्या होता है? नाउन होता है, और ये क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। अब ये रूट क्या है? आयरोनिया। आयरोनिया का मतलब होता है डिससिमुलेशन, मतलब कि ढोंगपूर्ण अज्ञान, मतलब कि ओरिजिनली मेंट प्रिटेंडिंग और सेइंग ऑपोजिट ऑफ वन मीन्स, मतलब कि रियल में जो इंसान जो है वो ना दिखाकर प्रिटेंड कुछ और करे, ढोंग करे। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। ठीक है। ओके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रामर से, और यहाँ पर ये है फिलिप्स से क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ क्या करेक्ट फिलअप होगा इनमें से। ठीक है। तो देखिए स्कार्सली हैड द सैटेलाइट डिप्लॉयड डैश इट ट्रांसमिटेड इट्स फर्स्ट डाटा पैकेट। ठीक है। तो ये जो स्कार्सली है ये है एडवर्ब, और इसका मतलब होता है मुश्किल से। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। द है आर्टिकल। सैटेलाइट है नाउन, मतलब कि उपग्रह। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है ये है वर्ब, और इसका मीनिंग है सक्रिय किया। या फिर तैनात किया। फिर यहाँ पर डैश है। इट क्या होता है? इट होता है प्रोनाउन, मतलब कि यह या फिर वह। ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड है वर्ब, और इसका मतलब होता है भेजा। फर्स्ट का मतलब क्या है? पहला, और ये है ऑर्डिनल। डेटा, डेटा क्या होता है? नाउन, और इसका मतलब होता है आंकड़े। पैकेट, पैकेट है नाउन, और इसका मतलब होता है पैकेटी या फिर छोटा समूह। ओके। अब इस पूरे का मतलब होता है कि जो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह था अभी मुश्किल से तैनात ही हुआ था या फिर सक्रिय ही हुआ था, तभी उसने क्या किया? अपना पहला मैसेज या फिर डेटा पैक भेज दिया। अभी तैनात होते उसने क्या किया? मुश्किल से तैनात हुआ था और उसने डेटा पैक भेज दिया। अब जब भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखे, जैसे सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली से शुरू होता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन, जो कि मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में कराया था, उसमें था नो सूनर करके। ठीक है। वो भी होता है नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन, और ये जो नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन वाले सेंटेंस होते हैं वो बिगिन होते हैं इन्वर्जन से। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या आता है? इन वर्ड्स के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, जैसे कि स्कार्सली हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर व्हेन, देन क्लोज। ठीक है। व्हेन आता है यहाँ पे। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं कि आ रही है बार बार, आपने लास्ट में देखा था कि नो सूनर आया था, आज देख रहे हैं कि हार्डली, स्कार्सली आ रहा है, बेयरली भी है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आ रही है ना, इसको मैंने माइंड मैप्स के थ्रू ऑलरेडी करा रखा है। माइंड मैप्स जब मैंने कराया था आज से लगभग 9 या 8 महीने पहले, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है। कि कब ये इन्वर्जन लेता है, कब इन्वर्जन नहीं लेता है, हार्डली के साथ क्या आता है सेंटेंस में, बेयरली के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ क्या आता है। ठीक है।
तो अगर जो आपने अभी तक वो माइंड मैप्स की सीरीज नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, माइंड मैप है ना, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए जितना चीज़ जानना है वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ओके, पहली चीज़ तो आपको ये जान लेना है कि जो हार्डली और स्कार्सली होता है ना, ये अपने साथ सेंटेंस में पहले अगर आ जाते हैं, शुरू में आ जाते हैं, तो ये लेते हैं पहली चीज़ की इन्वर्जन। एक चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़, अगर जो ये हार्डली स्कार्सली किसी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो ये इन्वर्जन नहीं लेते। तो वो चीज़ की क्लैरिटी हुई। अब मान लीजिए हमें जो सेंटेंस दिया था उसमें स्कार्सली शुरू में ही आ गया था, तो इन्वर्जन भी हमने देख लिया, ये चीज़ें आपने देख ली। और हमेशा ये हार्डली स्कार्सली के आने के बाद सेंटेंस में इनके बाद क्या आएगा, वैन। ठीक है, वैन आएगा। जैसे कि यहाँ पर वैन आया, यहाँ पर भी वैन आया। ये कब आएगा, इन्वर्जन वाले केस में। ठीक है। और लास्ट क्लास में आपको मैंने नो सूनर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था अगर जो नो सूनर स्टार्टिंग में लगता है तो ये अपने साथ इन्वर्जन लेता है। आपको उस सेंटेंस में मैंने बताया था कि नो सूनर इन्वर्जन लेता है एंड स्टार्टिंग में आता है, तो उसके बाद जो आएगा वो व्हेन ना आकर देन आता है। ठीक है, इसके साथ यूज होता है देन। ठीक है, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हार्डली स्कार्सली के साथ आता है व्हेन और नो सूनर के साथ आता है देन। ओके, ये दो चीज आपको एकदम अपने माइंड में बिठा कर रखना है। ठीक है, दो चीज ये कि ये हार्डली स्कार्सली और नो सूनर जो होता है ये अपने साथ लेता है इन्वर्जन, पहली चीज ये। और दूसरी चीज कि हार्डली स्कार्सली के साथ आता है व्हेन और नो सूनर के साथ आता है देन। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन और करेक्ट पेयर। नो सूनर के साथ देन आएगा, हार्डली के साथ व्हेन आएगा, स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, बेयरली के साथ व्हेन आएगा, स्कार्सली के साथ देन कभी नहीं आएगा और स्कार्सली के साथ व्हेन हमेशा आएगा। तो एग्जामिनर अक्सर ऑप्शंस में देन डाल देता है क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए। लेकिन V4U से पढ़े हुए स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नो सूनर के साथ देन आएगा और हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्कार्सली है। स्कार्सली देखते ही पहली चीज आपको याद आनी चाहिए इन्वर्जन, इन्वर्जन है। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या आएगा, तो पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डली स्कार्सली नो सूनर में देन और व्हेन का यूज होता है, बिफोर और अंटिल तो आएंगे ही नहीं, कट कर दिया। अब आपने देखा कि स्कार्सली है तो स्कार्सली के साथ देन भी नहीं आता, ये भी आपने काट दिया। अब बच गया सिर्फ व्हेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन। आप देख रहे हैं, पहले बेसिक क्लियर करो, फिर कॉन्सेप्ट देखो, एक एक चीज की मीनिंग पता चल रही है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ईजी हो जा रहा है। नहीं तो आप सिर्फ तुक्का लगाकर तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये थोड़ा हार्श है लेकिन रियलिटी यही है कि सिर्फ तुक्के से कुछ नहीं होता, इसलिए आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, तभी आप ऑप्शंस देखते ही आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी फिलअप से है। यहाँ पर बोला है डैश हैविंग कंप्लीटेड द फिजिबिलिटी स्टडी द टीम रिक्वेस्टेड एडिशनल फंडिंग। तो यहाँ पर देखिए ये जो हैविंग है ये है वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ये है मेन वर्ब, द है आर्टिकल, कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है, पूरा किया, फिजिबिलिटी क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है संभवता, स्टडी, स्टडी क्या है, नाउन, इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन, द है आर्टिकल, टीम है नाउन और इसका मतलब समूह, रिक्वेस्टेड है वर्ब, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, एडिशनल है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अतिरिक्त, फंडिंग है नाउन और इसका मतलब होता है धन से सहायता या फिर किसी काम से सहायता करना। ठीक है, टीम ने फिजिबिलिटी स्टडी पूरी करके मतलब कि व्यवहार्यता का अध्ययन कंप्लीट करते ही तुरंत उन्होंने क्या किया कि एडिशनल फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको रूल्स बताऊंगी। ठीक है, पहला प्रीपोजिशन हमारे ऑप्शंस में जो गिवन है उसमें से मैंने प्रीपोजिशन अपॉन को उठाया है। अब अपॉन क्या होता है, अपॉन क्या है, एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब क्या होता है, ऑन, इमीडिएटली आफ्टर या फिर एज सुन एज या फिर ऑन द बेसिस ऑफ।
ठीक है। ये सारे इस प्रीपोजिशन के मतलब है अपॉन के, ठीक है। और ये जो अपॉन है इसका रूल होता है कि प्रीपोजिशन है ये, प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, या तो नाउन आना चाहिए या फिर जीरंड आना चाहिए वर्ब प्लस आईएनजी वाला, या फिर परफेक्ट जीरंड। परफेक्ट जीरंड का मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस V3। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन, जीरंड या फिर परफेक्ट जीरंड आना चाहिए। कभी भी सीधा बेस फॉर्म वर्ब का प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता, ठीक है, और ना ही V3 आता है, उसको नाउन चाहिए तो चाहिए। फिर देखिए मेन स्ट्रक्चर इसका मैं आपको बताऊं तो अपॉन के बाद नाउन आएगा तो वो क्या होगा, जैसे कि अपॉन अराइवल नॉर्मल, ही कॉल्ड मी, तो अपॉन क्या है प्रीपोजिशन, अराइवल क्या है नाउन। अब देखिए अपॉन जीरंड वाला, जैसे कि अपॉन कंप्लीटिंग, कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट होता है वर्ब। अब वर्ब प्लस आईएनजी अगर हम लगाते हैं तो बन जाता है जीरंड, और ये एक्ट करता है नाउन की तरह, तो ये क्या है, जीरंड है। ओके। फिर देखिए अपॉन हैविंग V3 मतलब कि परफेक्ट जीरंड, जैसे कि अपॉन हैविंग कंप्लीटेड द स्टडी, जो कि हमारे सेंटेंस में गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या आया, अपॉन के बाद हैविंग, हैव क्या होता है, वर्ब होता है, इसमें हमने आईएनजी लगाकर इसको क्या कर दिया, नाउन बना दिया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। और एक और चीज, एसएससी हमेशा क्या देगी आपको, अपॉन के साथ कंप्लीटेड दे देगी, अपॉन के साथ कंप्लीट दे देगी, ये एकदम रॉन्ग होगा। डायरेक्ट ना तो V3 आता है और ना ही कोई वर्ब आता है, इसको मैंने आपको कितनी बार बता दिया। सीरीज जब मैं करा रही थी माइंड मैप का, उसमें भी बताया है कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या फिर नाउन प्रोनाउन आते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या हैविंग, हैविंग तो नहीं होगा, या अगर मैं यहाँ पर ओन हैविंग लिखती हूँ, ओन हैविंग कंप्लीटिंग मतलब कि कंप्लीट होते ही, तो ये भी करेक्ट माना जा सकता है, नॉर्मल मतलब कैजुअल अगर जनरली बात की जाए तो, लेकिन फॉर्मली ये करेक्ट नहीं होता, तो ऑन नहीं यहाँ पर यूज कर सकते हम, ठीक है। अब डिस्पाइट, डिस्पाइट और इंस्पाइट क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कॉन्ट्रास्ट, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रास्ट शो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर 3 है अपॉन, जिसको मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, अपॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी फिलअप्स है, यहाँ पर बोला है इट वॉज इम्पेरेटिव डेट द डॉक्यूमेंट डैश साइंड बिफोर द क्लोज ऑफ बिजनेस। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, एक सब्जंक्टिव मूड का एग्जाम्पल है। जब सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं जो यहाँ पर गिवन है, जैसे कि इम्पेरेटिव, इसेंशियल, नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी, ये सारे जो वर्ड हैं, सजेस्टेड, रिकमेंडेड, ये आते हैं, तो डेट क्लोज में वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं हम। अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल फॉर एसएससी, इट इज या वॉज प्लस एडजेक्टिव आई प्लस डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सेंटेंस चाहे पास्ट में हो लेकिन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में ही रहेगी, और इनका मेन कारण क्या है बेस फॉर्म में रहने का, सेंटेंस में आए हुए ये वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यह सारे क्या होते हैं, मैंडेटिव सब्जंक्टिव कहलाते हैं। इनका सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे कि यहाँ पर है इट इज इसेंशियल, और मैंने जो वर्ड्स बताया उसमें इसेंशियल था, फिर आ गया डेट, फिर आ गया ही, फिर बी प्रेजेंट, बी क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर देखिए द जज ऑर्डर्ड, जो मैंने आपको सब्जंक्टिव वर्ड्स दिए थे उसमें ये ऑर्डर भी था, उसके बाद क्या आया डेट, उसके बाद ही बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको रिमेंबर ये रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज वो स्लाइड जिसपे कि मैंने सारे वर्ड्स लिखे थे, अगर जो इट इज इट वॉज के बाद वो वर्ड्स डायरेक्टली आ जाते हैं तो आगे आपको क्या यूज करना है, वर्ब का V1 फॉर्म आपको वर्ब का यूज करना है, मतलब कि वर्ब 1। इज है तो बी, वॉज है तो बी, आर है तो बी, हैज है तो हैव, और डज है तो डू। ठीक है, ये सारे क्या है V1 फॉर्म है वर्ब की। ओके, ये चीज आपको याद रखना है कि इट इज दिख गया, इट इज के बाद उन वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड दिख गया तो आगे चाहे वो वॉज हो, इज हो या कुछ भी हो, उसका हम B1 फॉर्म ही यूज करेंगे, मतलब कि बेस फॉर्म। कॉमन ट्रिगरिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, पहले तो हम देखेंगे कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही थे उसमें। ठीक है, तो वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे सजेस्ट, रिकमेंड, इंसिस्ट, डिमांड, ऑर्डर, परपोज,
रिक्वायर्ड। और एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे कि इसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव, मैंडेटरी, वाइटल, ये सारे हो गए एडजेक्टिव। इसमें वर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, और उस वाले स्लाइड में मैंने दोनों अलग अलग दिखा दिया आपको, ठीक है। इट, इज या वॉज के बाद मतलब कोई भी वर्ड या तो एडजेक्टिव या फिर वर्ब आता है, उसके बाद डेट आता है, देन सब्जेक्ट आएगा, तो हमको क्या यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर अब देखिए हमारा जो सेंटेंस गिवन है, इट के बाद वॉज है, और मैंने आपको बोला था वॉज के लिए क्या यूज होना, वॉज के लिए यूज होना चाहिए बी, ठीक है, बी। तो वॉज का पेयर बनता है बी के साथ, और यहाँ हैड बीन है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये नहीं होगा, वॉज है पास्ट में, ये नहीं होगा, विल बी है फ्यूचर में, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बी साइंड, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इम्पेरेटिव था, और सारा का सारा खेल इस इम्पेरेटिव ने ही खेला है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा इम्पेरेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एरर डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम पहले करेंगे डिकोड और फिर इसमें रूल अप्लाई करेंगे। तो सेंटेंस है द प्रिसेप्शन, द क्या है आर्टिकल, प्रिसेप्शन क्या है नाउन, और इसका मतलब होता है धारणा। डेट क्या है यहाँ पर, रिलेटिव कंजंक्शन, द है आर्टिकल, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस है प्लूरल नाउन, और ये था सिंगुलर नाउन। गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देश। आर है वर्ब, ऑप्शनल, ऑप्शनल यहाँ पर है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वैकल्पिक। रेदर देन है कंजंक्शन फ्रेज, कंजंक्शन फ्रेज। कंपल्सरी, कंपल्सरी यहाँ पर है एडजेक्टिव, अनिवार्य। हैव है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। लेड यहाँ पर है मेन वर्ब। टू है प्रीपोजिशन, वाइड स्प्रेड है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है व्यापक। इनकंसिस्टेंसी है यहाँ पर नाउन, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है असंगति या फिर अनियमितता। इन प्रीपोजिशन होता है। कंप्लायंस, कंप्लायंस है यहाँ पर नाउन, इसका मतलब होता है अनुपालन। एक्रोस है प्रीपोजिशन, स्टेट लेवल है एडजेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर नाउन, इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को लागू करना। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि स्टेट लेवल का मतलब है राज्य स्तरीय। यहाँ पर प्रिसेप्शन का मतलब धारणा या फिर सोच से है। यह धारणा की जो गाइडलाइन है वो कंपल्सरी ना होकर ओनली ऑप्शनल है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ कि जो स्टेट लेवल पर गाइडलाइन को इम्प्लीमेंटेशन करना था उसमें बहुत ही भारी मात्रा में इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, ठीक है। अगर ये कंपल्सरी होता तो इतना इनकंसिस्टेंसी नहीं होता, लेकिन ये गाइडलाइन ऑप्शनल है इसलिए क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, द प्रिसेप्शन, ये क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये है डेट, और मैंने आपको बोला था कि डेट प्लस क्लोज आ जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नाउन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये है डेट, और डेट के बाद द गाइडलाइन सब्जेक्ट, और ये आर वर्ब, और क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज का काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये तो नाउन क्लोज का जो काम कर रहा है, ये इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? मेन सब्जेक्ट है ये, द प्रिसेप्शन, ओके? इतना आपको क्लैरिटी मिली, अब मैं आपको रूल्स दिखाती हूँ। यहाँ पर एसएससी में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो कि एसएससी के फेवरेट हैं। जैसे कि जब सब्जेक्ट के बाद डेट क्लोज यानी कि नाउन क्लोज आ जाए या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है? तो जो वर्ब होता है वो हमेशा मेन क्लोज के अनुसार यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में गिवन है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लोज आ रहा है, जैसे कि डेट प्लस क्लोज था, तो यहाँ पर तो नाउन क्लोज आ रहा है, ठीक है? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाउन क्लोज आ रहा है, तो ये तो एक अलग ही पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इसके बारे में। जो धारणा है वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं, ठीक है? तो वो धारणा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट तो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ठीक है? जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो क्या करेगा, वो जो मेन सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगता है वो लगता है अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। तो अगर जो मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर जो मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, द बिलीव डेट पीपल आर केयरलेस, ये क्या है, डेट आ गया और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये क्लोज बना रहे हैं, तो डेट प्लस क्लोज बन गया, मतलब कि नाउन क्लोज हो गया ये। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया, ठीक है? तो ये बिलीव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो बिलीव है वो कि पीपल केयरलेस है, ठीक है? ये बताया जा रहा है। तो ये बिलीव क्या है, बिलीव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, द बिलीव, क्योंकि द बिलीव को ही यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो इसलिए द बिलीव अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगा है, सिंगुलर, ओके? तो ये वाला करेक्ट होगा और ये वाला रॉन्ग। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या था, द प्रिसेप्शन, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद द गाइडलाइंस, देन आर। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब है, डेट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज बन गया, ठीक है? अब ये क्या हो गया, नाउन क्लोज का काम करेगा, डेट क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज का काम करता है। तो ये यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हो गया नाउन क्लोज। अब ये प्रिसेप्शन को एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? कि धारणा क्या थी, धारणा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये मेन सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता हमारे सेंटेंस का। मेन सब्जेक्ट है द प्रिसेप्शन, तो प्रिसेप्शन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब। पर यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है हैव, हमें क्या चाहिए, हैज। हैज सिंगुलर होता है, हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जो एरर है वो पार्ट नंबर 2 में है, यहाँ पर हैव ना आकर के यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, ओके? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, डन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसको हमें पैसिव वॉइस में करना है कन्वर्ट। एक्टिव से पैसिव जाने में मैंने आपको बताया कि वीटीआर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले वर्ब चेक कीजिए। यहाँ पर क्या है, मे, वेल, ठीक है? वर्ब पता चल गया, यहाँ से ये पता चला ये क्या है, मे एक मॉडल है। अब ये मॉडल यहाँ एक्टिव में है मे, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, एक्टिव से अगर मैं पैसिव में चेंज करूं तो ये मे का हो जाएगा मे बी, ठीक है? अब सेंटेंस में हमें देखना है कि मे बी किस में है, ओके? यहाँ देखिए, कुड वेल बी, ये नहीं होगा, विल बी, ये भी नहीं होगा, मे हैव बीन, ये भी नहीं होगा, मे बी, यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, डन। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर भी हमें एरर बताना है कि कौन से पोर्शन में एरर है। इस क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, द फैक्ट डेट, यहाँ पर डेट आ गया,
और ये फैक्ट के बारे में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोज बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हो जाएगा नाउन क्लोज। ठीक है, क्योंकि ये इस फैक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा द फैक्ट। ठीक है, ये है मेन सब्जेक्ट, और जो वर्ब यूज होता है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर ये क्या है, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। पर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है रिफ्लेक्ट, और सिंगुलर में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है वर्ब में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, रिफ्लेक्ट दिया है। तो एरर यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में ही है, रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिफ्लेक्ट है इसको हमें रिफ्लेक्ट्स में चेंज करना है, और यहाँ पार्ट नंबर 3 में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है होमोनिम से। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, इसका होमोनिम बताना। होमोनिम्स होता है सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, यहाँ ट्राइपोज के 2 मीनिंग है, 2 अर्थ हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, ट्राइपोज, और ट्राइपोज का एक मतलब होता है एकेडमिक मीनिंग में, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ऑनर्स एग्जामिनेशन सिस्टम को भी क्या बोला जाता है, ट्राइपोज। और दूसरी चीज हिस्टोरिकल मीनिंग क्या होती है, 3 लेग स्टूल, मतलब 3 पैरों वाली कुर्सी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, एक स्टडी के रिगार्डिंग है और एक चेयर के रिगार्डिंग। यहाँ पर दिया गया था द ट्राइपोज सिस्टम एट कैम्ब्रिज रिमेन अ मॉडल ऑफ एकेडमिक रिगर। जो ट्राइपोज है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि अभी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसका एक एकेडमिक मॉडल बना हुआ है, एक आदर्श एकेडमिक मॉडल आज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो शिक्षा प्रणाली से जा रहा है, मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पर देखिए द ट्राइपोज इन्वॉल्व्ड ओरल डिफेंस एंड रिटेन मॉड्यूल्स। तो जो ये ट्राइपोज है, जो कि शिक्षा है प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली है कैम्ब्रिज की, उसमें क्या क्या है, ओरल डिफेंस और रिटन मॉड्यूल्स है। अब रिटन मॉड्यूल्स और ओरल डिफेंस चेयर में तो होगा नहीं, है ना, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, शिक्षा से। तो इसका और इसका मीनिंग सेम हो गया, तो ये हो जाएगा गलत। ओके, ही ब्रोक हिज ट्राइपोज इनटू डिस्क्रीट फेज ऑफ एनालिसिस। अब इसने उस शिक्षा प्रणाली को क्या किया है, छोटे छोटे फेजेस में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसका अर्थ ये है, लेकिन यहाँ पर भी ट्राइपोज का मतलब शिक्षा से ही है, मतलब शिक्षा की प्रणाली से, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए सी पास द नेचुरल साइंसेस ट्राइपोज विद डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए नेचुरल साइंस है और नेचुरल साइंस को पास किया है उसने, तो यहाँ पर भी ये जो शिक्षा प्रणाली थी उससे ही है ट्राइपोज का मतलब, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब लास्ट बचा यहाँ पर क्या है, द सेरिमोनियल ट्राइपोज स्टूल। इन्होंने खुद ही बता दिया है कि क्या है, ट्राइपोज स्टूल, जिसका मतलब है चेयर से, जो कि 3 पैरों वाली चेयर होती है। टॉपल्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिचर, इसका मतलब है कि समारोह के दौरान जो 3 पैरों वाला स्टूल था वो क्या हो गया, गिर गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अगेन हम वीटीआर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, वर्ब चेक करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए हैव बीन एक्वायर्ड, वर्ब का 3rd फॉर्म। अब पैसिव में अगर जो हैज या फिर हैव बीन प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म दिया होता है, तो एक्टिव में क्या होगा, ये पैसिव में वर्ब को देखकर हमें ये पता करना है कि टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। अब ऑप्शंस में देखना है कि ये रूल किस में अप्लाई हो रहा है।
अब हमें एक एक करके ऑप्शंस चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए हैड एक्वायर्ड है, पास्ट में चला गया, ये होगा नहीं। ओनली एक्वायर्ड है मतलब V2 दे दिया डायरेक्ट, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक्वायर्ड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, हैव प्लस V3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द कंपनी इज बिलीव्ड टू हैव एक्वायर्ड द लैंड इलीगली। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द इशू विद हिम। तो मैं क्या कर रही थी कि जो इशू है वो मैं डिस्कस कर रही थी उसके साथ, ठीक है, हिम के साथ। इस सेंटेंस का मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है ना डिस्कसिंग का है। जो डिस्कसिंग होता है वो अपने साथ कभी भी अबाउट नहीं लेता। अब इस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो तरीके के वर्ब्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, जैसे कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी रॉट अ लेटर, तो रोट क्या है यहाँ पर, वर्ब है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए अपने साथ क्या लिया है, लेटर लिया है। अब अगर जो बोले सी रॉट, उसने लिखा, पर क्या लिखा वो तो पता ही नहीं चला, इसीलिए मीनिंग पूरा करने के लिए यहाँ पर इसने अपने साथ क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया कि सी रॉट अ लेटर। अब मैं बोलूं आई डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया मैंने, द इशू। तो द इशू क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ओके, अब देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होता है, ये ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग देता है, जैसे कि द बेबी क्राइड, तो बच्चे ने रोया। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, नहीं आया। ही स्लेप्ट, वो सो गया। द सन राइजेस, जो सन है वो निकल गया, उग गया। तो इस वाले वर्ब के साथ कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, इनको जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब ट्रिक ये है कि अगर क्या या किसको पूछने पर जवाब मिले तो वहां पर क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि सी रॉट अ लेटर, सी रॉट, उसने क्या लिखा, लेटर लिखा, ठीक है। सी डिस्कस द इशू, उसने क्या डिस्कस किया, इशू डिस्कस किया, तो वहां क्या का मतलब मिल रहा है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ये क्या और किसको पूछने पर जवाब नहीं मिलता, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ही स्लेप्ट, वो सो गया, इसमें क्या का कोई जवाब नहीं मिला, या फिर किसको का भी कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है। डिस्कस जो है ना, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट सीधे आता है, ठीक है। और ये जो डिस्कस है ये खुद ही अबाउट का भी मीनिंग अपने साथ, मतलब कि डिस्कस के अंदर अबाउट का भी मतलब छुपा होता है। इसलिए अगर हम डिस्कस के साथ अबाउट को दोबारा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है कि डिस्कस के जस्ट बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें आपको रखनी है याद। तो इसीलिए डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, अबाउट दे रखा है, तो ये नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा डिस्कस द इशू। तो यहाँ पर ये जो डिस्कसिंग है ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद लेता है ऑब्जेक्ट, और ये द इशू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब डिस्कसिंग जो है इसके अपने अंदर ही मीनिंग होता है अबाउट का, तो यहाँ पर ये जो अबाउट है क्या है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर अबाउट नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, डिस्कस्ड रिगार्डिंग, ये तो होगा नहीं। हैड डिस्कशन, ये भी नहीं होगा। हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट, फिर से अबाउट आ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए डिस्कसिंग द इशू विद हिम, ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर भी हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही करना है। यहाँ पर क्या बोला है, यू मस्ट प्रिवेंट योर ब्रदर टू डू सच थिंग, मतलब कि तुमको अपने भाई को ऐसे काम करने से रोकना है। अब इस सेंटेंस में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स बताऊंगी जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही लेते हैं।
जैसे कि ये जो प्रिवेंट है ना, इसके बारे में हम पहले देखेंगे। ये है प्रिवेंट और प्रिवेंट के साथ क्या लगता है वो देखते हैं। तो जो प्रिवेंट होता है ये अपने साथ हमेशा फ्रॉम लेता है। अगर जो प्रिवेंट के साथ टू दिया है तो ये भी रॉन्ग है, प्रिवेंट के बाद ऑफ दिया है तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो स्टॉप है, सेव है, प्रोटेक्ट है, ये सारे अपने साथ फ्रॉम लेते हैं, ठीक है। स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, सेव हर फ्रॉम ड्राउनिंग, प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेंजर। तो यहाँ पर जितना भी प्रिवेंट, प्रोटेक्ट इस टाइप ऑफ मीनिंग देता हुआ चीज़ें हैं, उनके साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स अटैच किया है, ठीक है। जैसे कि डिस्कस, प्रिवेंट हमेशा फ्रॉम लेगा, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, डिपेंड के साथ ऑन आता है, बिलीव के साथ इन आता है, कंप्लेन के साथ अबाउट आता है या फिर टू आता है, बिलीव के साथ समवन भी आता है, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आता है, कैपेबल के साथ ऑफ आता है, फोन्ड के साथ ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ, एट, इंटरेस्टेड इन, responsible for, similar to, different from, divide into, prefer to, apply for या फिर apply to, suffer from, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। आपको एक बार इसे ज़रूर रिवाइज कर लेना क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा कि ये डिस्कस वाला और ये प्रिवेंट वाला अभी इस क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है, जिसमें कि यहाँ पर डिस्कस के साथ अबाउट गलत था, डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना था, ठीक है। और यहाँ पर अभी प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आना चाहिए जो कि हमारे सेंटेंस में टू दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर टू ना आकर प्रिवेंट के साथ आता है फ्रॉम, ये है रॉन्ग। ऑफ तो आएगा नहीं, नॉट आएगा नहीं, डूइंग नो, तो फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पीच गिवन है और हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बोला गया है सी सेड टू मी ओपन द विंडो, ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस वर्ब से शुरू हो तो वो क्या होता है, इम्पेरेटिव, ठीक है। जैसे कि ईट फूड, गो होम, क्लोज द डोर, तो ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, गो भी वर्ब है, क्लोज क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वाक्य के अंदर क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं। रिक्वेस्ट दो बार आ गया है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट यूजुअली यू होता है जो कि लिखा नहीं होता। जैसे कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, यू यहाँ पर क्या होता है, हिडन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर मतलब कि किसी को बोला जाएगा कि तुम डोर को खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यू क्या है, हिडन है, ओके। तो इम्पेरेटिव में यू हिडन होता है, यू प्लस V1। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या यूज होता है, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस V1, ठीक है। सेट टू का टोल्ड हो जाता है और उसके साथ यूज होता है ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ओपन क्या है, वर्ब है, और ये फिर क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड टोल्ड टोल्ड, इसमें सेड है तो ये रॉन्ग। अब टोल्ड के बाद आना था ऑब्जेक्ट, मी मी मी, ये यहाँ तक ठीक है। अब टू आना चाहिए, यहाँ पर टू है ही नहीं, ये भी गलत। यहाँ पर भी टू नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। शी टोल्ड मी टू ओपन द विंडो, ओके। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, VTR ही अप्लाई किया। पहले ये वर्ब चेक किया, फिर सेंटेंस पता किया कि ये इम्पेरेटिव है, फिर रूल लगा दिया जो कि ये रहा रूल। क्वेश्चन नंबर 18, ये है इनडायरेक्ट स्पीच गिवन और इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी हम VTR अप्लाई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम इसमें वर्ब चेक करेंगे, सी सेड दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या है, हैड प्लस V3 जो कि है
पास्ट परफेक्ट, ये है इनडायरेक्ट, और अगर जो हमें इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पर हमने वर्ब पता किया, टेंस पता किया, अब रूल देखते हैं। तो इसका रूल होगा हैव प्लस V3, हैज या फिर हैव। यहाँ पर देखिए हैड है, यहाँ लेफ्ट है, ये दोनों पहले काट दो। अब यहाँ पर डायरेक्टली ऑलरेडी फिर लेफ्ट दे दिया है, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली लेफ्ट आ गया, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर क्या है, हैव लेफ्ट, हैव V3, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ये है पैराग्राफ से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको गिवन है एक पैराग्राफ जो कि है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, और यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को फाइंड करना है। इट बिगिन, क्या बिगिन, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दो कि बिगिन हो क्या रहा है। फिर दिस प्रोसेस भी किसी भी सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो नहीं सकता। फिर देखिए द कैप्चर्ड लाइट एनर्जी इज देन यूज, देन आ गया, मतलब कि किसी के बाद ही ये आएगा। ओके, ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख जाए तो ये किसी के बाद आते हैं, तो ये शुरू में तो हो ही नहीं सकता ये सेंटेंस। ठीक है, अब ये तीनों नहीं हो सकते। अब ये सेकंड वाला चेक करते हैं, तो सेकंड में क्या है, प्लांट, algae and some bacteria possess a unique ability to convert light energy into chemical energy। प्लांट और एल्गी होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया, उनके अंदर होता है एक यूनिक एबिलिटी, और वो क्या करते हैं कि सनलाइट को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर देते हैं कन्वर्ट। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यही होगा इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है कि वो होता क्या है। तो यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए 2 से। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, ये कट। कितना इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 2 के बाद है 1, तो 1 में क्या है, दिस प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस। अब ये जो कन्वर्जन है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, इसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। और ये क्या है, इज अ फंडामेंटल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ as it form the base of the most food web। जितने भी फूड साइकिल या फिर फूड वेब होते हैं, उसका जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो होता है ये प्रोसीजर। इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि फंडामेंटल टू द लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, उसके बाद है 4, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट के बाद 4 लिया है। इट बिगिन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स बाय क्लोरोफिल पिगमेंट विद इन द प्लांट सेल। तो ये जो सेल होता है ना, प्लांट सेल, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल भरा हुआ। क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है फोटोन्स को जो कि सनलाइट में होते हैं, और इससे ये क्या करता है, पौधे और बैक्टीरिया अपना क्या बनाते हैं, खाना। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाला आएगा इसके बाद, द कैप्चर लाइट देन यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये जो कैप्चर्ड एनर्जी थी जो कि लाइट एनर्जी, उससे क्या बनाया प्लांट्स ने, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाए फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। तो 3 चीजों का यूज किया, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका यूज करके इन्होंने खाना बनाया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, डिटेल में अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी है पैराग्राफ से, इसमें भी बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ दिया है, पॉलिनेशन के ऊपर है, ये भी बायोलॉजी का ही है। यहाँ पर देखिए दिस प्रोसीजर, मैंने आपको बोला कि दिस प्रोसेस या दिस प्रोसीजर जो भी होता है, ये कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता किसी पैराग्राफ का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पॉलिनेशन लेड टू फर्टिलाइजेशन। पहले तो तुम पॉलिनेशन को डिस्क्राइब करो, उसके बाद तो सक्सेसफुली कुछ बताओगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता इस सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब देखिए द ट्रांसफर कैन बी कैरिड आउट बाय वेरियस एजेंट। अब ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन हमको क्या पता क्या ट्रांसफर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता इस सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब देखिए पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट। तो क्या होता है कि ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर
ये फ्लावर जैसा ही लिटिल बिट है। तो इसमें जो मेल पार्ट होता है, उससे ये फीमेल पार्ट पर ये जो पॉलेन्स होते हैं, इनका ट्रांसफ़र होता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो यही होगा इस पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 4, 1, 3 ये तीनों ही रॉन्ग, 2 से यही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि इस शिफ्ट में दोनों ही पैराग्राफ कितने ईज़ी हैं। जितना कि बच्चों को डराया गया है, उतना हार्ड ये पैराग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है? आपने बायोलॉजी में भी ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब 2 के बाद इन्होंने यहाँ पर थर्ड दे रखा है। थर्ड में क्या है? यहाँ नंबरिंग तो सही हुई है, लेकिन ये ऊपर-नीचे हो गया है लिखने में। तो यहाँ पर थर्ड में देखिए, द ट्रांसफर कैन कैरिड बाय, पहले तो बताया गया पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। अब इस ट्रांसफर ऑफ पोलन को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है कि ये हो सकता है वेरियस एजेंट के थ्रू, जिसमें कि इंसेक्ट आते हैं, जो कि क्या होती है, मधुमक्खियाँ, ये सारी चीज़ें, बर्ड्स एंड विंड, हवा, पक्षी और इंसेक्ट ये जो हैं वो एजेंट की तरह काम करते हैं। तो 2 के बाद आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए 4 में क्या है? सक्सेसफुली पॉलिनेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। पहले क्या हुआ कि पोलन ट्रांसफर होता क्या है वो बताया गया, फिर बताया गया कि पोलन ट्रांसफर किस किस एजेंट से होता है। अब ट्रांसफर हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? सीड्स बनती हैं, फ्रूट्स बनता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 4 आ गया, अब बचा 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब बताया गया कि पूरा कंक्लूजन, दिस प्रोसेस अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल। यहाँ पर 4th वाले में लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया है कि ये सारे प्रोसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल या फिर इम्पोर्टेंट है प्लांट लाइफ साइकिल के लिए, इज़ अ वाइटल फॉर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी प्लांट स्पीसीज। और इन्हीं के वजह से जो प्लांट स्पीसीज है वो आगे भी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। अब ये जो पैसेज गिवन है ना, इस टाइप के पैसेज को हम पहचानते कैसे हैं पहले वो देखेंगे, और इस टाइप के पैसेज को पहचानने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें पहले हम डिटेल में देखते हैं। फिर उसके बाद देखना कि 5 मिनट्स में आपका ये पैसेज कैसे सॉल्व हो जाता है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको ये करना है कि किसी भी पैसेज की 3 से 4 लाइन, जो पहली 3 से 4 लाइन है ना, उनको देखना है और खुद से ये पूछना है कि इस पैसेज में क्या कंपैरिजन हो रहा है, क्या सिर्फ फैक्ट दिया गया है इस पैसेज में, या फिर क्या ऑथर ओपिनियन दे रहा है अपना, या फिर क्या किसी पर्सन, इवेंट या फिर हिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको टाइप क्लियर होने लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैसेज के लास्ट पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ लेना है थोड़ा सा। ठीक है, और उस पैसेज की जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, और वहां से ये पता करना है कि क्या वहां पर लास्ट के 3 लाइन में कंक्लूजन प्लस बैलेंस दिया गया है। अगर कंक्लूजन प्लस बैलेंस दिया गया है तो वो होगा एनालिटिकल पैसेज। अगर समरी ऑफ फैक्ट है तो वहां पर होगा फैक्चुअल पैसेज। अगर मोरल है तो वो होगा फिलोसॉफिकल पैसेज। ठीक है, तो ऐसे आप पैसेज की टाइप पता कर पाएंगे। अब अगर आपको पैसेज का टाइप पता चल जाता है तो आप उसमें कैसे उसे सॉल्व करना है वो आपके लिए इजी हो जाता है। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, मतलब कि एक स्पोर्ट की तरह जो क्रिकेट है, हैज कंटिन्यूअली इवॉल्व, ये कंटिन्यूअली इवॉल्व हुआ है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग ऑडियंस प्रेफरेंस। जिस तरीके से ऑडियंस के प्रेफरेंसेस चेंज हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्रिकेट धीरे धीरे एवॉल्व हुआ है। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजीज में आती गई है उसके अकॉर्डिंग भी। अब बोला गया है अमंग इट्स मैनी फॉर्मेट, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं, टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे इंटरनेशनल्स, जिसको हम ओडीआईज बोलते हैं, रिप्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड को कर लेना है मार्क। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट यानी कंपैरिजन की बात हो रही है। मैंने जब आपको बोला तो उसमें मैंने बोला था कि सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, क्या कंपैरिजन हो रहा है, सिर्फ फैक्ट बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट। ये जो टेस्ट क्रिकेट है और वनडे
इंटरनेशनल है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। फिलोसॉफी one rooted in endurance and strategy and other in dynamism and entertainment। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर हो रहा है कंपैरिजन। अब लास्ट वाली में यहाँ पर देखिए, while both format have their merits, मतलब इनके अपने अपने फायदे हैं। द चैलेंज, अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड जो है चैलेंज, इसको भी कर लीजिए मार्क। द चैलेंज लाइज इन preserving the sanctity of Test cricket without undermining the accessibility of ODIs, a delicate balance। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था कि जब सेंटेंस में बैलेंस हो लास्ट वाले में, मतलब कि दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो और उसके बाद उन दोनों को लास्ट में आकर के कंक्लूजन प्लस बैलेंस कर दिया गया हो, तो वो होता है एनालिटिकल पैसेज। यहां से हमें पता चला ये पैसेज क्या है, एनालिटिकल पैसेज। अब एनालिटिकल की दो पहचान है। पहली चीज तो पैसेज में होना चाहिए कंपैरिजन, और दूसरी चीज लास्ट में होना चाहिए कंक्लूजन प्लस बैलेंस। तो इस पैसेज में ये दोनों चीजें हमको देखने को मिल रही है। एंड में कंक्लूजन प्लस बैलेंस है और शुरू में कंपैरिजन हो रहा है। एनालिटिकल पैसेज है ये, मैंने आपको बता दिया, ओपिनियन बेस्ड है। तो यहाँ पर कैसे पहचाना हमने देखा कि जो ऑथर है वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। उसमें आपको कंट्रोवर्सी, हाउ एवर, क्रिटिसाइज, आर्ग्यू, ये सब देखने को मिलेगा, और लास्ट में बैलेंस्ड या आर्ग्यूमेंटिव टोन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए आर्ग्यू, डिबेट, आइडेंटिटी, कंसर्न, चैलेंज, हाउएवर, ये सारे हैं आइडेंटिफाइड वर्ड या फिर सिग्नल वर्ड्स। अगर एनालिसिस प्लस ओपिनियन हो तो एनालिटिकल होता है। और हमारा ये जो क्रिकेट वाला पैसेज गिवन है ना, ये इसी टाइप का है। कंक्लूजन प्लस बैलेंस हो तो एनालिटिकल होगा। डन, ये रूल अभी मैंने आपको पढ़ाया। और एक ये कंपैरिजन, जब कंपैरिजन होता है तो ये हो जाता है एनालिटिकल। थोड़ा सा डिटेलिंग रखने की ट्राई किया है। यहाँ पर देखिए कि जो ये जो गिवन पैसेज का टाइप है वो एनालिटिकल और कंपैरेटिव पैसेज है। जैसे कि कैसे पता चला, मैंने आपको बताया कंपैरिजन हो रहा है किस किस में, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में, ठीक है। और इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिया गया था। कॉन्ट्रास्ट जो वर्ड था उसी से हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब आपको याद रख लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि जहां कहीं पर भी कंपैरिजन हो वहां पर 90% वो एनालिटिकल टाइप ही होता है पैसेज का, ठीक है। और ये वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए थे, बैलेंस वर्ड भी आया था एंड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारे सिग्नल दे रहे हैं कि ये एनालिटिकल पैसेज ही है। और एंड में आपने देखा कंक्लूजन प्लस बैलेंस था। क्या था, प्रिजर्विंग स्कैंटिटी विदाउट अंडरमाइनिंग एसेसिबिलिटी, डेलिकेट बैलेंस। तो पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है, देखिए, ना टेस्ट को सुपीरियर बोला है, ना ओडीआई को इंफीरियर बोला है, बैलेंस्ड एनालिटिकल टोन है यहाँ पर, ठीक है। पहले दोनों का कंपैरिजन किया, लेकिन एंड में जाकर के इन्होंने दोनों में से किसी को भी सुपीरियर या इंफीरियर फील नहीं कराया है, और इन्होंने यहाँ पर बैलेंस टोन में बोला है। फाइनल क्लासिफिकेशन क्या होगा, मेन टाइप इसका होगा एनालिटिकल और सब टाइप है कंपैरेटिव, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। और जो टोन है इसका क्या है, बैलेंस्ड है और स्लाइटली क्रिटिकल है। तो याद रखने का तरीका क्या है, अगर पैसेज में दो चीजों का कंपैरिजन हो, डिबेट हो, क्रिटिसाइज वर्सेस सपोर्टर हो, कंक्लूजन में बैलेंस हो, तो ये हो जाएगा एनालिटिकल। मैंने बार बार दो चीजें बताई कि कंक्लूजन प्लस बैलेंस और कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट एज डिस्क्राइब इन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ
टेस्ट क्रिकेट एज डिस्क्राइब्ड इन पैसेज, इस पैसेज में जो टेस्ट क्रिकेट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो टेस्ट क्रिकेट का सार मतलब उसके बारे में डिटेल में कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो बता रहा है। अगर जो ये एनालिटिकल पैसेजेस होते हैं ना, तो उनमें मोस्टली जो होता है उसमें आपको क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में पहले से पता होता है। जो बच्चा क्रिकेट देखता होगा, खेलता होगा, तो उससे तो अच्छे से पता है कि टेस्ट क्रिकेट क्या होता है, कितने दिनों तक चलता है। और जो बच्चा नहीं खेलता होगा उसको एक बार पैसेज को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने हमसे क्रिकेट का सार पूछा है, तो देखिए वो भी टेस्ट क्रिकेट का। तो टेस्ट क्रिकेट ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ पिनेकल ऑफ द स्पोर्ट इज फॉर्मेट ऑफ अनफोल्डेड ओवर 5 days, ठीक है? 5 दिनों तक चलता है। एक्सेप्शन लेवल ऑफ द पेशेंस, टेक्निक एंड मेंटल रेजिलेंस। It offers player the opportunity to exhibit classical skill and tactical acumen, where the fluctuating tempo mirror the rhythm of real life, unpredictable, slow burning and layered। तो ये जो टेस्ट क्रिकेट है, जिसे अक्सर हम इस खेल का शिखर मानते हैं। पिनेकल का मतलब क्या होता है और इसका सिनोनियम क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो पिनेकल का मतलब होता है शिखर, अब आपको इसका सिनोनियम और एंटोनियम बताना है, ठीक है? और ये 5 दिनों तक चलने वाला गेम होता है, जो क्या डिमांड करता है? धैर्य, तकनीक और मेंटल रेजिलेंस मतलब कि मानसिक दृढ़ता की मांग करता है। इट्स ऑफर्स प्लेयर्स, ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है टू एग्जिबिट क्लासिकल स्किल्स, टैक्टिकल एक्यूमेन मतलब रणनीति की समझ, वेयर मतलब जहां, द फ्लक्चुएटिंग टेम्पोर मिरर द रिदम ऑफ रियल लाइफ अनप्रिडिक्टेबल, जहां बदलती हुई गति जीवन की वास्तविक लय को दर्शाती है। स्लो बर्निंग, धीमी गति से विकसित होने वाली, एंड लेयर्ड, कई परतों वाली। फॉर परस्यूट्स, टेस्ट क्रिकेट इज एन आर्ट फॉर्म, एक आर्ट फॉर्म है। रिवॉर्डिंग नॉट मेयरली फेम बाउंस एंड बट कंसिस्टेंसी एंड ग्रिट। टेस्ट क्रिकेट एक कला है जो कि केवल आकर्षक प्रदर्शन नहीं बल्कि निरंतरता एंड साहस का भी महत्व देता है, इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि टेस्ट क्रिकेट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज लॉन्ग एंड ऑफ्टन बोरिंग, बोरिंग तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इट इज नॉस्टैल्जिक, नेगेटिव मीनिंग तो था ही नहीं। इट इंक्लूड डोमेस्टिक एंड इमोशनल एलिमेंट, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। इट रिफ्लेक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था? कॉम्प्लेक्सिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी को, वेयर द फ्लक्चुएटिंग टेम्पोर मिरर रिदम ऑफ रियल लाइफ अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ओडीआईज मेंशन इन पैसेज, इनमें से कौन सा है जो कि ओडीआई का क्रिटिसिज्म है जो कि पैसेज में मेंशन है। अब ओडीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओडीआई कंप्रेस द ड्रामा इनटू अ सिंगल डे, मतलब कि सारा का सारा खेल जो ओडीआई का होता है एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, विद लिमिटेड ओवर, एंड दिस फॉर्मेट प्रायोरिटाइज एग्रेसिव बैटिंग, इनोवेटिव बॉलिंग। और इसकी वजह से क्या होता है कि एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, इनोवेटिव बॉलिंग होता है, वेरिएशन होते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक फील्ड प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए, हाउ एवर, मैंने आपको बोला था ना कि एनालिटिकल वाले पैसेज में आपको हाउ एवर देखने को मिलेगा। हाउ एवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट commercialization of ODI has come at the expense of depth and nuance। तो यहाँ पर देखिए जो कमर्शलाइजेशन है ना ओडीआई का, यही इसका सबसे बड़ा क्या है? क्रिटिक्स है। पहला है टू लॉन्ग फॉर
मॉडर्न व्यूअर ये एक ही दिन में खत्म हो जाता है, तो टू लॉन्ग तो कहीं से नहीं होगा। फ्यूअर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नो। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, नहीं। लॉस ऑफ डेप्थ ड्यू टू द ओवर कमर्शलाइजेशन, मतलब कि ओवर कमर्शलाइजेशन की वजह से जो डेप्थ है वो खत्म हो चुका है। यस, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ आर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई कॉन्ट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ व्यूअर अपील, स्पेशली इन एन एरा ऑफ ड्वेलिंग अटेंशन स्पैन एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर ये जो ड्वेलिंग है ये क्या है, इसका मतलब होता है कम होना। अटेंशन क्या हो रहा है, व्यूअर्स के बीच में ये अटेंशन हो रहा है कम, ठीक है। और आपको ड्वेलिंग का सिनोनियम और एंटोनियम होता है वो बताना है कमेंट सेक्शन में। द एड्रेनलिन infused pace of ODIs appeal to a broader demographical, especially era of dwelling attention span and time constraint, मतलब contrast। तो यहाँ पर अब हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। टेस्ट आर फास्टर, तो टेस्ट तो 5 डेज में कंप्लीट होते हैं, तो ये फास्टर तो है नहीं। ओडीआई आर ओनली पॉपुलर एमंग सीनियर फैंस, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि सिर्फ सीनियर फैंस ही थोड़ी देखते हैं ओडीआई को, ओडीआई को तो सभी देखते हैं। अब है टेस्ट रिवॉर्ड शोमैनशिप ओवर स्किल, ऐसा भी कुछ नहीं है, एकदम अपोजिट आइडिया है। ओडीआई कैटर अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मैंने आपको बताया कि जो ओडीआईज है वो क्या है, ड्वेलिंग है। ड्वेलिंग का मतलब कि डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि शॉर्टर। ड्वेलिंग, शॉर्टर, डिक्रीजिंग, ये सारा सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ पर ओडीआई के बारे में इन्होंने बताया है कि ये शॉर्टर अटेंशन स्पैन है इसका, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको पैराग्राफ में भी बताया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर देखिए, व्हाट टोन डज द ऑथर एडॉप्ट टुवर्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मतलब कि टेस्ट क्रिकेट को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर ऑथर ने कौन सा टोन यूज किया है। कन्वर्सली डिफेंडर ऑफ द क्रिकेट लैम्ड इट डिक्लाइंग ऑडियंस, तो यहाँ पर क्या है, जो टेस्ट क्रिकेट है इसकी जो ऑडियंस है वो क्या हो रही है, डिक्लाइंड हो रही है। एंड यहाँ पर प्रिजर्विंग द स्कैंटी ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है। तो जो यहाँ पर डिक्लाइनिंग ऑडियंस दिया था, ये क्या दिखा रहा है, कंसर्न दिखा रहा है। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट के बारे में बताया गया ना कि टेस्ट क्रिकेट की जो ऑडियंस है वो डिक्लाइन हो रही है, एंड इसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्विंग सैंक्टिटी, ठीक है। प्रिजर्विंग सैंक्टिटी क्या दिखा रहा है, यहाँ पर होप दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कंसर्न और होप से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, कैजुअल, इनफॉर्मल, नो। मोकिंग, डिसमिसिव, नहीं। इनडिफरेंट, नो। होप एंड क्रिटिकल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न रेज इन द पैसेज, पैसेज का जो सेंट्रल कंसर्न था वो क्या था। क्या यहाँ पर लैक ऑफ गुड प्लेयर्स थे, नहीं। शेड्यूलिंग डिफिकल्टी बिटवीन फॉर्मेट्स, नो। रिड्यूसिंग क्रिकेट फॉर्मेट टू 2 ओनली, नहीं, ऐसा कुछ फॉर्मेट रिड्यूस करने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, यहाँ पर सारे फॉर्मेट से रिलेटेड है। एंड इसके रिगार्डिंग तो इनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा था उसकी वजह से क्रिकेट का डेप्थ खत्म हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर मेन कंसर्न क्या दिखाया गया है कि बैलेंसिंग ट्रेडिशन विद कमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब कि कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ ट्रेडिशनल बैलेंसिंग भी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। और यहाँ पर आपने देखा कि आज हमने कॉम्प्रिहेंशंस भी कवर किए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Like, share and subscribe for more such videos.
Follow me on Insta and Facebook for further information.